हाय गाइस, दिस इज विनीत पांडे और आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न लिटरेचर। एग्जाम्स पास आ रहे हैं। मॉडर्न एज से रिलेटेड स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसमें भी सबसे बड़ा इशू ये है कि मॉडर्न एज बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं या कोई पढ़ा भी रहा है तो इंग्लिश में पढ़ा रहा है। तो ये एक स्पेशल वीडियो है डेडिकेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स जो टीजीटी, पीजीटी, केवी, DSSB या नॉर्थ इंडिया के उन क्षेत्रों से हैं जहां पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा अभी अच्छे से नहीं बोली जाती है। तो ये मेरा वीडियो हिंदी में है। कोशिश मेरी ये होगी कि मैं आपको मॉडर्न एज हिंदी में बहुत अच्छे से समझा सकूं। चूंकि दिल्ली में पढ़ाता हूं, धीरे धीरे आदत हो गई तो हो सकता है फ्लो में कुछ दो चार लाइन इंग्लिश भी बोल दूं, बट आप इतने तो आई एम श्योर जानते हैं, चलता है इतना तो आपको भी आती है बहुत अच्छे से इंग्लिश। तो ये स्पेशली एक वीडियो जो है हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए डेडिकेटेड है। साथ में अगर आप किसी ग्रुप में हैं, टीजीटी, पीजीटी या DSSB, वहां जरूर शेयर कीजिएगा, ये स्टूडेंट्स के लिए। साथ में इससे पहले कि मैं आपको मॉडर्न एज के बारे में डिटेल में बताऊं, आपको एक चीज और नोट करनी है। नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलने वाला है वो मेरी स्ट्रेटेजी पे मिलेगा, क्योंकि जब मैंने 10th नेट क्वालिफाई किया तो दैट वाज माय परसेंटाइल। तो क्या स्ट्रेटेजी मेरी, कौन कौन से टॉपिक जरूर करने चाहिए, किस टॉपिक को लास्ट मोमेंट पे छोड़ देना चाहिए, ये भी सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या नहीं पढ़ना है। हजारों चीजें हैं पढ़ने के लिए, तो सबकी सब नहीं पढ़ी जा सकती एग्जाम के लिए। हमें देखना होता है हम किस एग्जाम को पढ़ रहे हैं, उस एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न में कौन कौन से टॉपिक्स कैनोनिकल हैं, क्या एक्चुअली पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है कि मैं बार बार क्वालिफाई कर जाता हूं, कौन कौन से टॉपिक्स हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जो जरूर आने चाहिए। तो ये वीडियो आपको मिलेगा, उसके लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम सब साथ में बैठेंगे संडे को, फिर से होगा महामुकाबला। जी हां, हर संडे शाम को 8 बजे हम महामुकाबला करवाते हैं। दैट इज लाइव क्विज ऑल ओवर इंडिया। लगभग 700 बच्चे ऑनलाइन बैठते हैं। तो ऑनलाइन क्विज होगी, आपको अपना नॉलेज टेस्ट करने का मौका मिलेगा। अफ्रीकन लिटरेचर के क्वेश्चंस, ग्रीक लिटरेचर से, पोइट्री से, ड्रामा से, ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, राइटर्स इन ट्रांसलेशन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, हर तरफ से क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चंस की मशीन गन फायरिंग शुरू होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं रैपिड फायर। तो एक मशीन गन फायरिंग होगी, रैपिड फायरिंग होगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जुड़ सकें। अब चलते हैं हम आज के टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है मॉडर्न एज। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो आप, जब हम कहते हैं मॉडर्न एज तो एक पहला सवाल आता है कि मॉडर्न माने क्या। पहला तो यही चीज है। अगर आपसे किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया कि मॉडर्न एज है, कोई कहता है मॉडर्न एज 1901 टू 1945 है, किसी का अपना टाइमिंग है। ये एक ऐसा टाइमिंग है जिसमें आप मैक्सिमम आंसर कर सकते हैं। तो पहले मॉडर्न एज है क्या। मॉडर्न सुनते ही हमें TS एलियट दिमाग में आता है, वर्जीनिया वुल्फ दिमाग में आती है, वो ठीक है, लेकिन क्यों। अगर कोई आपसे पेपर में कह दे इनमें से कौन सी एज मॉडर्न एज है, ऑप्शन A 1600, ऑप्शन B 1700, ऑप्शन C 1300, ऑप्शन D 1400, कौन सी एज मॉडर्न है। ऑब्वियसली द लास्ट वन, सबसे लेटेस्ट, सबसे करंट डेट मॉडर्न है। यानी मॉडर्निज्म या मॉडर्न जो एज है, इट इज द कंटेम्प्रेरी चीज, जो आज की समकालीन है, आज के समय चल रही है, इसे मॉडर्न कहा जाता है। तो कभी भी आपको कोई मॉडर्न एज लिटरेचर की बात करता है और उसने अगर स्मार्टली क्वेश्चन किया है तो हो सकता है वो 20th सेंचुरी की बात ना कर रहा हो। लेकिन अगर वो कहता है कि 20th सेंचुरी मॉडर्न एज या करंट डे, आज के समय में मॉडर्न लिटरेचर क्या है, मॉडर्न एज क्या है, तो फिर डेफिनेटली आपका 1901, 1945 का आंसर आएगा। पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मॉडर्न होता क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इन सब के अंदर ये मॉडर्न है। लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। 1300 से 1400 डेवलपमेंट हुआ, 1400 से 1600 डेवलपमेंट हुआ और यहां डेवलपमेंट हुआ। तो मॉडर्न का मतलब ही होता है सिंपल सा डेवलपमेंट, चेंज, या किसी भी तरीके का जो आप उसको बोलते हैं, किसी भी तरीके का चेंज, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि एडवांसमेंट है। या जैसे मॉडर्न एज में आप देखेंगे बहुत सारे राइटर्स आए थे तो उनका एक कॉन्सेप्ट था, मेक इट न्यू, इसे नया करो, कुछ भी करो उसे नया करो, मेक इट न्यू। तो जो भी एडवांस कंटेम्प्रेरी माहौल है उसे मॉडर्न कहा जाता है। तो अभी जो करंट डे सिनेरियो है, यानी 50 साल 60 साल के आसपास के लिटरेचर के अगर आप हिसाब से देखेंगे तो हम मॉडर्न के अंदर आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि 1901 से मॉडर्न क्यों काउंट किया जाता है तो उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। अच्छा, यहां पे आपको कुछ चीजें और देखनी दोस्तों। हर एग्जाम का अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मैं आपको यहां पे सबसे बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा
यानी बेहतरीन आइडिया क्या है, तो वो किसी एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है, वो जस्ट इसलिए है क्योंकि वो बेस्ट है। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में चले गए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने 3 साल पढ़ाया है, 3 साल हमने इतने इंटरव्यूज दिए, दोस्तों के थ्रू पता चलता था क्या चल रहा है। अगर मैं खुद इंटरव्यू नहीं भी दे रहा हूं तो दोस्तों से पता चलता था क्या पूछा, मॉडर्न पोइट्री पूछी, मॉडर्न पोइट्री में क्या पूछा, अच्छा मॉडर्न पोइट्री में नैरेटिव स्टाइल पूछा, तो आइडिया मिल जाता था एग्जैक्टली पूछते गए हैं। तो मैं आपको सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मॉडर्न एज की टाइमिंग हर किसी के अकॉर्डिंग होती है। इट इज नॉट साइंस, ये कोई साइंस नहीं है। कोई कहेगा 1890 से मॉडर्न स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखा जाए तो 1890 से मॉडर्न कैसे स्टार्ट हो सकते हैं, ये तो विक्टोरियन था। लेकिन क्वीन विक्टोरिया का होना कोई गारंटी थोड़ी कि विक्टोरियन एज ही है, चीजें कहीं से भी चेंज हो सकती हैं। बहुत सारा साइंस फिक्शन, साइंस की कहानियां 1890 से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम साइंस फिक्शन को मॉडर्न से जोड़ें तो ऑब्वियसली ये बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। फिर एपिसोडीज फिक्शन जो है, डिटेक्टिव फिक्शन, वो यहां स्टार्ट हो जाता है। साथ में लास्ट के 10 साल को नर्वस 90s भी कहा जाता है। 1901 के इस टॉपिक को 1890 टू 1900 या 1901 नर्वस 90s भी कहा जाता है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये भी सही आंसर है, गलत नहीं है। अब इसको ओवरऑल बेस्ट क्या है, ओवरऑल बेस्ट ये है क्योंकि यहां पे क्लैरिफिकेशन है। देखो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1901 क्वीन विक्टोरिया passes away, so when she is dead, टेक्निकली वन स्ट्रॉन्ग, एक बहुत बड़ा, जब क्वीन विक्टोरिया मर जाती हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, 1837 टू 1901, 1837 से 1901 तक क्वीन विक्टोरिया थी। तो 1837 से अगर आप देखेंगे 1901, तो ये बहुत बड़ा समय है, 55 साल 60 साल के आसपास का बहुत बड़ा समय है। तो एक समय से एक क्वीन, कुछ भी हो रहा है, नए नए डेवलपमेंट, कॉलोनाइजेशन, रिलीजियस इश्यूज, कुछ भी हो रहा है, लेकिन एक क्वीन थी तो कहते थे चलो ये उसके दरबार में हो रहा है, उसके साम्राज्य में हो रहा है, तो एक क्वीन का रेफरेंस ले लिया। अब क्वीन चली गई 1901 में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है क्वीन चली गई, उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी नई चीज़ है, वी कैन कॉल इट टू समथिंग न्यू। बट ऐसा नहीं था कि 1901 में क्वीन के मरते ही सबने बोला आज से मॉडर्न, आज से तुम्हारा हमारा सबका राइटिंग जो है मॉडर्न राइटिंग है, ऐसा नहीं था। देखो क्या हुआ 1901 के बाद जो कंडीशंस हैं, सो कंडीशंस देखो यहां पे क्या क्या कंडीशंस थी। कंडीशंस ये थी दैट द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इन मेनी ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप बन गए। 1905 में वॉर हुई, एक बड़ी वॉर होती है, जापान ने रूस को हरा दिया, जापान डिफीटेड रसिया, इथोपिया डिफीटेड इटली। जापान जो है वो रूस को हरा रहा है, यानी छोटा सा कंट्री बड़े कंट्री को हरा रहा है। फिर जो इथोपिया था, मतलब ये मेरी अपनी नॉलेज है, उसने इटली को हरा दिया। ये मैंने जीके वगैरह पढ़ा था अपनी सीडीएस प्रिपरेशन के समय, जब मैं आर्मी की प्रिपरेशन कर रहा था, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, तो ये मेरा अपना नॉलेज है। वॉर कंडीशन शुरू हो गई थी। अच्छा, ये हमें अच्छे से पता है कि 1905 के आसपास जो वॉर कंडीशन शुरू हुई थी वो डेवलप होती गई। अच्छा, ये टाइम था यूके डोमिनेशन का, ब्रिटिश राज डोमिनेशन, ब्रिटिश राज सबको डोमिनेट कर रहा था। आपको याद होगा दोस्तों 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल अवार्ड दिया गया। रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल अवार्ड देने का सबसे बड़ा रीजन ये था, ही वाज एन इंपीरियलिस्ट, ये साम्राज्यवादी पोइट था, साम्राज्यवादी राइटर। ये कहता था सबको लेटर लिख करके कि हम अंग्रेज, हम इंग्लिश पीपल, वी आर बिगर, बेस्ट एंड स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर, हम सबसे स्ट्रांग हैं, सबसे बहादुर हैं, हमसे मत टकराना। ये क्या बोलता था, रिमेंबर द विलन इन चाइना गेट, चाइना गेट मूवी में कौन सा था वो, जगीरा, हमसे ना भिड़ियो। तो ये क्या कहता था, ये एक्चुअली आर्टिकल लिखता था, लेटर्स लिखता था। रुडयार्ड किपलिंग इज कॉल्ड इंपीरियलिस्ट पोइट। इंपीरियलिस्ट क्या होता है, साम्राज्यवादी। तो ये कहता था भैया हमसे बच के रहना। अब आप यही सोच लो कि ये हमें ही कहता था रुडयार्ड किपलिंग, दो ही इज अ ग्रेट राइटर, बट ये इंपीरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं मैं। ये हमें भी कहता था कि तुम्हें लगता है हमने गुलाम बनाए, गुलाम नहीं बनाए, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं तुम पे। द बैलेड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट इसी का है, इसने लिखा था ईस्ट इज ईस्ट, वेस्ट इज वेस्ट, टू ट्वाइन शैल नेवर मीट। ईस्ट ईस्ट है, वेस्ट वेस्ट है, दोनों कभी मिलेंगे नहीं। ये कहता था हम पे वाइट मैन्स बर्डन है, गॉड ने हमें जिम्मेदारी दी है तुम जैसे आवारा गरीबों को, पिछड़े लोगों को सुधारने की। हम कहते थे गुलामी मत करवाओ मालिक, जाओ छोड़ दो हमें, हमें गरीब ही रहने दो, आवारा ही रहने दो। ये कहते नहीं, ये कहता था दिस इज वाइट मैन्स बर्डन, इट इज आवर ड्यूटी टू टीच यू, इट इज आवर ड्यूटी टू
मेक यू सिविलाइज्ड, हम तुम्हें सिविलाइज करेंगे। तो इसको 1907 में नोबेल अवार्ड दे दिया गया। पॉलिटिक्स है, ये याद रखना, अवार्ड्स के पीछे पॉलिटिक्स होती है। अब वैसे अब आप तो इतने समझदार हो ही गए हो कि आपको पता चल गया होगा कि हर चीज़ के पीछे पॉलिटिक्स होती है। जी हाँ, अवार्ड्स के पीछे भी पॉलिटिक्स होती है। अब देखो, एक माहौल बन रहा था वर्ल्ड वॉर 1 का। मैं आपको सारी कंडीशंस बता रहा हूं कि मॉडर्न एज कैसे ओवरऑल डेवलप हुई। अगर कोई मॉडर्न एज बोलते ही राइटर पढ़ाने लग जाता है तो फिर वो रट्टा मार बेसिक टीचिंग है। मॉडर्न एज को समझो, क्योंकि लिटरेचर इज द रिजल्ट ऑफ सोसाइटी। जैसी सोसाइटी वैसा लिटरेचर। क्या क्या चीजें हो रही हैं, अब देखो यहां क्या हो रहा है। 1914 के आसपास वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। दैट कम्स टू एन एंड इन 1918, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1। अब 1914 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ, उसकी एक अलग कहानी है। जैसे मैंने ऑफलाइन बैच में पढ़ाया था स्टूडेंट्स को कि जो यहाँ पे प्रिंस था फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया का जहाँ प्रिंस था शायद, उसकी हत्या हो जाती है, उसका एक मर्डर हो जाता है। उसमें मैंने कहानी बताई थी कि फर्डिनेंड बच सकता था कैसे। एक 17-18 साल के लड़के के सामने बाई चांस वो सामने आ गया। उस लड़के ने कंट्री मेड पिस्टल, कट्टा, देसी कट्टा निकाला, सीधा गोली मार दी। मैंने इसे बटरफ्लाई इफेक्ट में पढ़ा है, कल्चर स्टडी के रेफरेंस के अंदर। ये कॉन्सेप्ट आप भी पढ़ सकते हो, इसे कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बटरफ्लाई इफेक्ट के अंदर बता रहा हूं। आप इसको अलग से भी पढ़ सकते हो, अपने आप ढूंढ के पढ़ सकते हो इसको, या कभी और किसी क्लास में आई विल टीच यू दिस। अब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ 1918 में। अब देखो, वर्ल्ड वॉर 1 भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? वर्ल्ड वॉर 1 नॉवेल्स हैं, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो वॉर से रिलेटेड हैं। बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्हें वॉर पोइट्स कहा जाता है। सिगफ्रीड ससून, रूपर्ट ब्रूक, विल्फ्रेड ओवन, रॉबर्ट ग्रेव्स, एडमंड ब्लंडन, रिचर्ड एल्डिंगटन, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं। ये राइटर्स वॉर से रिलेटेड होते थे। फिर देखो दूसरी चीज क्या हुई, वॉर के बाद जैसे ही एज अ सोसाइटी इन्होंने अपना डेवलपमेंट शुरू किया, इन्होंने सोचना शुरू किया कि हम अपने ऊपर काम करें, हमारे पास आर्म्स हो, एम्यूनिशन हो, स्ट्रांग हो। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 रेस स्टार्ट हो गई स्ट्रांग बनने की। अच्छा, एक चीज और थी दोस्तों यहां पे, वर्ल्ड वॉर 1 में आपको पता है व्हाट हैपेंड टू जर्मनी। जर्मनी के साथ वर्ल्ड वॉर 1 में विद जर्मनी दूसरी कंट्रीज ने, फ्रेंड्स कंट्रीज ने, मित्र देशों ने ह्यूमिलिएशन किया। एक होता है किसी को हराना, किसी को हरा दो। एक होता है हरा तो दो लेकिन अपमानित कर दो, उसकी आत्मा तक को अपमानित कर दो। दैट हैपेंड। व्हाट हैपेंड, इन्होंने क्या किया, जर्मनी के अंदर दीवार बना दी, द वॉल ऑफ बर्लिन, बर्लिन की दीवार। फिर क्या किया, इतना ह्यूमिलेट किया, विमेन मॉलेस्टेड, रेप्स, उनसे अपने जूते साफ करवाते थे, आर्मी ऑफिसर्स से जूते चटवाए जाते थे, उनकी बीवियों का उनके सामने इस तरह के मोलेस्टेशंस होते थे। जर्मनी की आत्मा को अपमानित कर दिया इन्होंने। बदले में हुआ राइज ऑफ हिटलर, क्योंकि जब हिटलर आया तो हिटलर ने आते क्या बोला, इज्जत वापस लेके आऊंगा, जर्मनी को बेस्ट कंट्री बनाऊंगा, बदला लेंगे हर चीज का। और एक लेवल ऐसा होता है कि आप इतने अपमानित हो जाते हैं कि आपको सिर्फ बदला लेना होता है। अब जर्मनी के देखा देखी, इटली फासिस्ट पावर्स थी, इटली, जर्मनी, ये सब ने रेस शुरू कर दी, जापान, सब रेडी होने लगे नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। अब बाकी कंट्री, फ्रेंड्स कंट्री, वो भी तो रेडी हो गए। राइज ऑफ मशीन गन आ जाता है 1886 के आसपास, वहां से मशीन गन शुरू हो जाती हैं। साथ में ओवरऑल जो डेवलपमेंट चल रहा था, यहां पे स्टार्ट होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, जो पैसे वाला सिस्टम है, इसे कहते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है, रिच पीपल दे डिसाइड एवरीथिंग। गरीबों को कोई गिनता ही नहीं है। अमीरों ने अमीरों के साथ बैठ के अमीरों के फैसले करने होते हैं। हर चीज में पैसा, मोरालिटीज खत्म, ऑनेस्टी, लव, डेडिकेशन सब खत्म। कैपिटलिज्म बन जाता है, हर चीज में पैसा। जैसे कि एक मार्क्सिस्ट रेफरेंस है, प्यार, लव, प्यार एक पूंजीवादी विचार माना जाता है। लव इज कैपिटलिस्ट। क्यों? क्योंकि जब लड़कियां सपने देखती हैं तो सपनों में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। सफेद घोड़े पे राजकुमार क्यों आ रहा है? सफेद घोड़े पे एक ऑटो वाला क्यों नहीं आ रहा है? सफेद घोड़े पे एक मजदूर क्यों नहीं आ रहा है? सफेद घोड़े पे एक अनएम्प्लॉयड लड़का क्यों नहीं आ रहा है? प्यार तो वो भी कर सकता है, सच्चा प्यार कर सकता नहीं कर सकता?
लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो जी हाँ, प्यार पूंजीवादी विचार है, क्योंकि राजकुमार आते हैं एंड बॉयज टेक नोट्स, इसलिए क्वालिफाई हो जाओ, पढ़ो, अपने ऊपर काम करो, क्योंकि जिंदगी अपने ही कदमों पे जी जाती है, अपने ही कंधों पे जीना है। अब देखो, कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई, तो कैपिटलिज्म से क्या होता है, मार्केट कंडीशन चेंज हो जाती है, प्राइस हाइक बढ़ना हो जाता है, प्राइस हाइक होता है। अगर सारे बिजनेसमैन देश को कंट्रोल करें तो प्राइस हाइक हो जाएगा, सभी एक साथ बोलेंगे कि प्राइस हाइक कर दो और फिर सबका बेनिफिट होगा। तो इसलिए जब यहां पे डेवलपमेंट शुरू हुआ, डेवलपमेंट के साथ कैपिटलिज्म शुरू हुआ, रेस शुरू हो गई आर्म्स एमिनेशन की, पॉलिटिकल डिबेट्स, पॉलिटिकल मीटिंग, सब कुछ एक साथ चलने लगा। और साथ में एज ये कैपिटलिज्म हो गया तो यहां पे आई एक बहुत बड़ी स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, वॉल स्ट्रीट। आपने सबने सुना होगा, जैसे भारत में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही आया वॉल स्ट्रीट। अब वॉल स्ट्रीट जो था, इसमें दुनिया के पैसे लगे होते हैं, कंट्रीज के पैसे लगे होते हैं। वॉल स्ट्रीट में अब हुआ क्या, एक र्यूमर आई, एक झूठी खबर, एक झूठी खबर ये आई एक न्यूज के अंदर, वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गई है। एक झूठी खबर, वॉल स्ट्रीट क्रैश। जानते क्या हुआ? अभी कोई मार्केट में चिल्ला दे, अगर आपने स्टॉक पे पैसा लगाया या आपका बैंक में पैसा है और अभी कोई कहे बैंक भाग गया, आप सबसे पहले अपना ऑनलाइन सारा पैसा निकाल लोगे। उस झूठी खबर की वजह से एक झूठी खबर आई कि वॉल स्ट्रीट के अंदर सबसे बड़ा बैंक है वो फेल हो गया है, तो लोगों ने अपने पैसे निकालने शुरू किए। और कंट्री की कंडीशन ये थी, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड पोटेंशियल वर्ल्ड वॉर, अगला वर्ल्ड वॉर होने वाला था। लोगों को एक्चुअली लगता था कि कहीं ऐसा हो सकता है कि पैसे वैसे हमारे फंस जाएं। सबने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए, बड़ी कंट्रीज ने अपने पैसे निकाल लिए, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट एक्चुअली में क्रैश कर गई। वॉल स्ट्रीट क्रैश कर गई। मैंने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ी है 3 साल, हमें वॉल स्ट्रीट क्रैश पढ़ाया गया था 1930s ग्रेट डिप्रेशन, इसे कहते हैं 1930 की महामंदी। वॉल स्ट्रीट क्रैश के बाद जो माहौल बना था उसे कहते हैं 1930s ग्रेट डिप्रेशन। क्या आप जानते हो ग्रेट डिप्रेशन नॉवेल्स भी हैं? ग्रेट डिप्रेशन नॉवेल्स, ग्रेट डिप्रेशन बुक्स, इसका अलग से एक जॉनर है। आप पीएचडी करना चाहो तो पीएचडी कर सकते हो ग्रेट डिप्रेशन नॉवेल्स पे। कहते हैं जितने लोग वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं मरे थे, उससे ज्यादा ग्रेट डिप्रेशन मर गए, भूख से मर गए। क्यों? बड़ी कंट्रीज ने पैसे निकाल लिए, छोटी कंट्रीज के अकाउंट में तो पैसा था लेकिन एक्चुअली में पैसा नहीं था। जैसे आप मोबाइल चेक करो बैलेंस, तो उसमें लिखा हो 2 करोड़, लेकिन आप निकालो तो निकलेगा नहीं, है ही नहीं, कहां से निकलेगा? रातों रात 1 रुपए की चीज 1000 रुपए में चलेगी। तो जितने भी छोटे कंट्रीज थे, गरीब कंट्रीज, अमीर कंट्रीज ने क्या किया, अपना नुकसान गरीब कंट्री से निकाला। इंग्लैंड को ने भी इंडिया से अपना खर्चा निकालना शुरू कर दिया, और गरीब कंट्रीज जो थे, स्लेव कंट्रीज, वो मारे गए। तो उसके बाद इसका देखो मानसिक प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि हमें हर चीज की एक चीज देखते हैं, अल्टीमेटली हाउ इट अफेक्टेड द सोसाइटी, सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। वॉर कंडीशंस, कैपिटलिज्म, देन वॉल स्ट्रीट क्रैश, ग्रेट डिप्रेशन। तो ये ओवरऑल जो माइंडसेट पड़ रहा है, चेंज हो रहा है, लोगों का माइंडसेट होता गया, दे गॉट मोर फैमिली सेंटर्ड। पहले सोसाइटी जो थी वो थोड़ी सी ज्यादा ह्यूमन थी, अब यहां पे फैमिली बिकेम द सेंटर। आपने देखा होगा D.H. लॉरेंस, फर्स्ट पर्सन टू स्टडी द आइडिया ऑफ सेक्सुअलिटी इन फैमिली। इन्होंने फैमिली को फोकस करके पढ़ना शुरू किया। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, सन्स एंड लवर्स, आपको पता है बहुत फेमस बुक है सन्स एंड लवर्स। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने फैमिली को टारगेट करके फैमिली रिलेशंस पढ़ने शुरू किए। हम आपस में कैसे हैं, दुनिया में कैसे अलग बात है, आपस में कैसे हैं। रिमेंबर जोनाथन स्विफ्ट की गलिवर्स ट्रेवल्स के अंदर 4th जो जर्नी है, 4th जर्नी में जो शिप का क्रू है वो आपस में एक दूसरे से भिड़ जाता है। तो ब्रदर्स आपस में भिड़ जाते हैं, फैमिलीज आपस में लड़ जाती हैं। तो एक्चुअली ये हुआ कि फैमिली बिकेम द सेंटर, फैमिली। अब देखो दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी चीज ये हुई, सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज और जस्टिफाइड होने लगे, कॉमन होने लगे। जैसे जॉन गाल्सवर्दी, नोबेल अवार्ड 1932, जॉन गाल्सवर्दी नोबेल अवार्ड 1932, या G.B. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ,
ये लोग लेके आए प्रॉब्लम प्लेज, अपनी सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का एक्चुअल रीजन क्या है, ये प्रॉब्लम प्लेज लेके आए। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, दोनों नोबेल अवार्डी हैं, स्ट्राइफ, जस्टिस, लॉयल्टीज, बेस्ट वर्क। उसका जीबी शॉ के तो बेस्ट वर्क बताने की जरूरत नहीं है, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड मैन, कैंडिडा, क्या नहीं पढ़ सकते, कुछ भी पढ़ सकते हो, पिगमेलियन एंड ऑल, ठीक है। अब देखो जैसे जीबी शॉ, तो जीबी शॉ ने एक बुक लिखी, मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन। फर्स्ट टाइम किसी ने प्रोस्टिट्यूशन पे सवाल उठाया। मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, स्टोरी ऑफ किटी वॉरेन। मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन। अब देखो व्हाट हैपेंस हियर, उन्होंने सवाल उठाया प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर, बट द रियलिटी इज हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस थिंग। प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स हर जगह पे हैं, हर बड़े शहर में, हर बड़े गांव में, हर जगह पे, लेकिन एक्चुअली क्यों है, एक्चुअली रीजन क्या है? अगर आप ओशो को सुनोगे, ओशो कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स बंद हो जाने चाहिए, प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स बंद हो जाने चाहिए, लेकिन ये बंद तब होंगे जब हम लड़के लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने देंगे। जब लव मैरिज होगी तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, वो बात तो सही है, लेकिन एक्चुअली रीजन कौन है इसके पीछे? रियलिटी है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोग इन चीज़ों में धकेले जाते हैं क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो रियलिटी है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी रियलिटी जो आपको बताई जाती है, उसमें यही होता है कि परिवार को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें करता है। तो जब जीबी शॉ ने ये बोला कि प्रोस्टिट्यूशन की मेन जिम्मेदारी सोसाइटी की है, लोग भड़क गए। लोगों ने कहा ऐसे कैसे भाई, आप हम पे कैसे बोल सकते हो, हमारे पे चार्ज कैसे लगा सकते हो? तो जीबी शॉ ने एक बहुत अच्छी बात बोली, इनका एक बहुत फेमस डायलॉग है, वो आप भी लिख लीजिएगा, इनका एक बहुत फेमस डायलॉग है। इन्होंने एक बहुत फेमस लाइन बोली है, विलन इन माई प्लेस आर नॉट ऑन द स्टेज। मेरी कहानियों में विलन आपको स्टेज पे नहीं मिलेंगे, दे आर अमंग द ऑडियंस। विलन इन माई प्लेस आर नॉट ऑन द स्टेज, दे आर अमंग द ऑडियंस। कहने का मतलब क्या है इनका? ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे प्रॉब्लम प्लेस में अगर कोई विलन है तो वो विलन सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के अंदर मिलेगा, लोगों में मिलेगा, आप में से कोई एक होगा। तो यहां पे क्या हुआ, कुछ राइटर्स ने सोशल इश्यूज को पिक करना शुरू किया। अब साथ में यहां पे कई राइटर्स ऐसे थे जिन्होंने सोचना शुरू किया अबाउट अ लाइफ बियॉन्ड लाइफ। यहां पे साइंस फिक्शन और अच्छे से डेवलप होने लगा। साइंस फिक्शन डेवलप होने के साथ साथ कुछ राइटर्स इस तरह के आए जिन्होंने क्या किया, फैंटेसी फिक्शन डेवलप किया। फैंटेसी फिक्शन, आपने सुना होगा एक बहुत खूबसूरत सी बुक के बारे में, पीटर पैन। जैसे पीटर पैन आई, साइंस फिक्शन के लिए यहां पे एच.जी. वेल्स से बड़ा कोई नाम हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ा नाम है एच.जी. वेल्स। पीटर पैन, अब आप देखिए ध्यान से, जे.एम. बेरी की एक बहुत खूबसूरत बुक है पीटर पैन। छोटा बच्चा जो अपनी मर्जी से छोटा रहता है, उड़ सकता है, गायब हो सकता है। सारी कहानियां सेट हैं एक जगह पे जिसका नाम है नेवरलैंड। नेवरलैंड में सारी स्टोरी सेट है। तो ये कहानियां, या एच.जी. वेल्स जिनकी स्टोरीज को कॉपी कर करके लोगों ने फिल्में बनाई हैं, द इनविजिबल मैन, टॉम क्रूज की सबसे खूबसूरत मूवी द वॉर ऑफ वर्ल्ड्स 2005, इनकी बुक पे एज इट इज कॉपीड है। फिर क्रिश 3 की आधी कहानी यहां से कॉपीड है। एच.जी. वेल्स की फेमस बुक द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मॉरियो। थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूं, आपको लग भी रहा होगा कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा पढ़ाना 10th 12th क्लास के लिए नहीं है कि देखो बच्चों अब ये लिखो। देखो बच्चों, होता क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो फिर ऊपर कुछ भी पढ़ लो। तो मेरा मानना ये है, बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर बेस बहुत अच्छा है तो फिर आप जो पढ़ोगे सब समझ में आएगा। और जैसे कि आप जानते हैं, आइंस्टाइन ने कहा था, अगर आपके पास नॉलेज है तो उसे समझाने का आप सबसे आसान तरीका ढूंढोगे। तो मेरा ये अपना आसान तरीका है कि मैं आपको हर तरह के रैंडम रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ, हर तरफ से आपको पता होगा साइंस फिक्शन कैसा था, कैपिटलिस्टिक फिक्शन कैसा चल रहा था, वॉर पोइट्री कैसी चल रही थी, सेक्सुअलिटी इन फैमिली कॉन्सेप्ट कौन डेवलप कर रहा था,
आपको ओवरऑल आइडिया मिलेगा कंप्लीट मॉडर्निज्म का। अब चलते हैं साथ में उन राइटर्स के ऊपर जिन राइटर्स ने इंडिविजुअलिटी को पढ़ना शुरू किया। अब बहुत सारे राइटर्स ऐसे आए जिन्होंने ये देखा कि पर्सन या एक ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंडिविजुअल है, बिकॉज इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ इन अ फैमिली, अगर आप अपने आप को फैमिली में पढ़ रहे हो या अपने आप को फैमिली रिलेशंस में देख रहे हो, तो फैमिली रिलेशन में सबसे पहले आप एक अकेले इंसान हो। आप हो, आप किसी के भाई हो, किसी के फादर हो, किसी के बेटे हो, किसी के दोस्त हो, किसी के दुश्मन हो। तो ये तो सोशल रोल है, ये तो सब सामाजिक रोल है। आप कौन हो, अंदर से कौन हो? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं भूल जाओ आपका सरनेम, अपना सरनेम भूल जाओ, फर्स्ट नेम भूल जाओ, आपका कोई नाम नहीं है, आपका कोई धर्म नहीं है। सरनेम हटाते ही रिलीजन और कास्ट हट जाएगी। कैसे पता चलता है किसी की कास्ट का, किसी के रिलीजन का? सरनेम से, है ना? तो सरनेम हटाते ही कास्ट, रिलीजन, सोशल प्रेशर, सोशल अजम्पशंस हट जाएंगे। फर्स्ट नेम हटा दो, जेंडर भी चेंज हो जाएगा। फर्स्ट नेम हटाते ही बंटी और बबली, तो फर्स्ट नेम हटाते ही जेंडर चेंज हो जाएगा। अब कौन हो आप, हो कौन? उस इंडिविजुअलिटी को पढ़ने के लिए यहां पे कुछ राइटर्स ने यूज किया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इवन द माइंड हैज टू माइंड्स। हमारे माइंड में दो चीजें चलती हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ाने के लिए मैं एक टेक्निक यूज करता हूं जिसे मैं कहता हूं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। यानी द पास्ट मेमोरी, प्रेजेंट मेमोरी, दे हैव अ इंटर रिलेशनशिप, ट्रांसलेशनल एनालिसिस, एंड देन यू गो फॉर द नेक्स्ट लर्निंग। जानता हूं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लगेगा आपको, सर क्या बोल रहे हैं? देखो, आप लस्सी पी रहे हो, छाछ, बटर मिल्क, आप लस्सी पी रहे हो, आपको डर लगता है? नहीं। लेकिन याद करो, कभी आप गर्म दूध पी रहे हो और गर्म दूध से आपका मुंह जल गया, बैड एक्सपीरियंस। उसके अगले दिन जब आपको दोबारा लस्सी पीने को मिलेगी, आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाओगे, 1% कॉन्शियस कि यार वो याद आएगा, लस्सी देखते ही याद आएगा। तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आप कहोगे सर ये तो हिंदी में है, हमें तो अंग्रेजी में चाहिए। इतना आसान कैसे हो सकता है सर, ये तो बड़ा टफ लगता है। द टर्म कॉइन्ड बाय विलियम जेम्स, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। सर ये तो बहुत आसान बता दिया आपने। Stream of consciousness is the presence of the past memories in the present brain. The past memories, past trauma, past experiences are always present in your present brain. Then your contemporary present brain is also in the present brain. These two memories, they collide and make you behave. That is stream of consciousness. पुराने experiences, पुराने trauma सब आपके mind में alive होते हैं, जिंदा होते हैं। सिंपल सी बात है, बॉलीवुड में एक बड़ा प्यारा गाना है, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है। तो बड़ा खूबसूरत गाना है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, नहीं तो मैं गा के बढ़ा देता। क्यों इस सिंगर को गाने के अंदर ऐसे बोलना पड़ता है, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है? तो दिस पर्सन इज टॉकिंग टू हिज हार्ट, ये अपने दिल से कह रहा है रुक जा, संभल जा, फिर मोहब्बत। फिर मोहब्बत मतलब रिपीटिंग, यू आर डूइंग अगेन। फिर मोहब्बत करने चला है तो मतलब ये पहला एक्सपीरियंस खराब हो चुका है। तो जिनके ब्रेकअप हो चुके हैं, जिनका पहला एक्सपीरियंस खराब हो चुका है, उन्हें लगता है दूसरे में आप थोड़ी सी समझदारी दिखाते हो। पहले में दिल खोल के बात करते हो, दूसरे में थोड़े समझदार हो जाते हो, राइट? दूसरी समझदारी में पहला एक्सपीरियंस काम आता है। बात समझ आएगी तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन है दबाना, और कहीं किसी ग्रुप में हो लिटरेचर के तो डालो, बोले यार एक टीचर ऐसे भी पढ़ाता है। गॉट इट? आई बिलीव आपको समझ में आया होगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आपको पता है यहाँ कौन कौन से राइटर्स हैं। यहाँ पे आया जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, बहुत ही बढ़िया राइटर है जेम्स जॉयस। We have studied about portrait of the artist as a young man, Ulysses, Dubliners, Finnegan's Wake. फिर आती है वर्जीनिया वुल्फ, one of the finest writer. वर्जीनिया वुल्फ जी का एक फेमस स्टेटमेंट है जो मैं आपके लिए लेना चाहता हूं यहाँ पे। एक क्वेश्चन भी है नेट का, इनका एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, there's a statement, ये नेट का क्वेश्चन भी है। In 1910, human character changed. एशरसन रीजन का क्वेश्चन था ये।
इसे बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं पहले, मैं आपको बता देता हूं। ये कहती है कि 1910 में ह्यूमन कैरेक्टर चेंज हुआ। तो अकॉर्डिंग टू हर 1910 में मॉडर्निज्म आता है। पहले पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ कि व्हाट इज द टाइमिंग अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ फॉर ह्यूमन कैरेक्टर चेंज या मॉडर्निटी। तो बहुत सारे बच्चे याद करेंगे कि 1910 में वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था कि ह्यूमन कैरेक्टर चेंज हुआ, लोग बदलने लगे। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहती है कि ऐसा नहीं था कि 1910 में चेंज हुआ, ऐसा नहीं था कि अचानक से चेंज हो गया। हुआ ये, चेंज हो रहा था, चेंज लगातार हो रहा था, बदलाव हो रहा था। मैं बदलाव को नोटिस कर रही थी। तो कह रही थी चेंज वॉज ग्रेजुअल, चेंज वॉज विजिबल। और ये कहती भी हैं कि इट वॉज नॉट लाइक दैट इन 1910 somebody came out from the home, went to the garden to see things changed। ऐसा नहीं था। कह रही ऐसा नहीं हुआ 1910 में कि कोई घर से बाहर आया, गार्डन में गया, अरे ये क्या, ये तो चेंज हो गया। ऐसा नहीं था। शी सेड चेंज हो रहा था, चेंज दिख रहा था। ड्रेसिंग में कोट पैंट जो लोग डाल के घूम रहे थे, कोट पैंट चीज़ें चेंज होने लगी। जो ड्रेसेस हैं थोड़े से बदलाव आ गए। फोर्ड की कारें चलनी शुरू हो गई थी। चेंज हो रहा था, माइंडसेट बदलने लगा, सिगार सिगरेट बड़ी कॉमन होने लगी। तो ये कहती है लेट्स से 1910, चलो 1910 मान लेते हैं। तभी कहते हैं लेट्स से 1910। तो ये सिंपली कहती है कि किसी न किसी डेट को तो मानना ही है, तो क्यों ना 1910 को ही मान लिया जाए। तो जब हम 1910 की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है 1910। ये सिर्फ वर्जीनिया वुल्फ ने ये कहा है कि 1910 को ही मान लो। तो ये याद रखना कि कोई लॉजिक रीजन इसके पीछे नहीं है। वो खुद कहती है कि लेट्स से 1910, चलो ठीक है। तो प्लीज ये याद रखना। अब देखो यहां पे क्या होता है। अब कुछ राइटर्स जो थे वो इसलिए परेशान थे कि ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन वैल्यूज ये खत्म हो गई। ये तो आप देखो आज के मॉडर्न शहरों में नहीं मिलेंगे आपको। ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन रिलेशंस, रिलीजन, ये सब कॉम्प्रोमाइज हो गया। शहर में, मैं दिल्ली की, साउथ दिल्ली में रहता हूं, तो कहते हैं कि दिल्ली की टॉप सोसाइटीज में से एक है ये। तो मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली लोगों के पास पैसा बहुत है, गाड़ियाँ हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी, टाइम नहीं है, कोई किसी से बात नहीं करता। और मैंने चीज़ ऑब्जर्व किया, मेरा प्रॉब्लम है कि मैं लिटरेचर वाला पर्सन हूँ, तो बड़ी जल्दी समझ में आता है कि कौन दिल से बात कर रहा है, कौन दिमाग से बात कर रहा है। ये आपके साथ भी होता होगा क्योंकि आपने लिटरेचर पढ़ा है। लिटरेचर वाला बंदा जो होता है ना, वो अंदर से ना एज ए ह्यूमन बीइंग अपग्रेडेड हो जाता है। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट लिटरेचर। मैथमेटिक्स बेस्ट मैथमेटिशियन बना देगी, साइंस बेस्ट साइंटिस्ट बना देगा, लिटरेचर बेस्ट इंसान बनाता है। तो हमें, अब मैं देखता रहता हूँ ये पैसे से बात कर रहे हैं, गिन रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊँ, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई नया प्लेयर आया खेलने के लिए अचानक से, तो आपस में पता कैसे बात होती है? 50 करोड़ का मालिक है, BMW है उसके पास, अरे 2 जैगुआर हैं, मतलब 50 करोड़ जैगुआर और BMW के अलावा कोई आदमी नहीं है। तो हुआ क्या, मॉडर्न लाइफ के अंदर पीपल सॉ दैट ह्यूमन वैल्यूज, रिलीजन, रिलेटेड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। और इन सब की बात करने आए कुछ राइटर्स जिन्होंने पोइट्री लिखी। T.S. एलियट इन वेस्टलैंड 1922, द वर्ल्ड क्लासिक। वेस्टलैंड के अंदर इन्होंने पूरे हॉलोनेस की बात की कि जो दुनिया है वो पूरी हॉलो हो गई है, दुनिया जो है वो बर्बाद हो गई है, दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने वेस्टलैंड में 1922 का फेमस वर्क है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत पढ़ना चाहिए आपको। फिर अल्फ्रेड प्रूफ्राक ले लो, या होलोमैन ले लो, या एश वेंसडे ले लो, स्विनी अगोनिस ले लो, कुछ भी ले लो, सब में एक जैसे ही कॉन्सेप्ट है, हॉलोनेस। वी हैव फॉरगॉटन आवर रूट्स। हमने अपने रूट्स छोड़ दिए हैं, कल्चर छोड़ दिया है, प्रैक्टिसेस छोड़ दिए हैं, और अंत में ये कहते हैं शांति शांति शांति। अब फिर आए WB ईट्स। WB ईट्स ने बोला कि लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए मुझे किसी और जगह पे जाना है। सेलिंग टू बाइजेंटियम, बाइजेंटियम में मैं एक ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं सबसे दूर हूँ और लोग मेरी वैल्यू करें। देर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, फेमस मूवी का नाम भी है, टाइटल यहाँ से लिया है, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। इनकी पोइट्री की एक फेमस लाइन है जिसका टाइटल कॉर्मेक मैकार्थी ने यूज करके पोस्ट मॉडर्न बुक लिखी है। तो इस तरह की कहानी आई कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं दुनिया में ये लाइफ छोड़ के, आई वॉन्ट टू गो टू वाइल्ड स्वान्स एट कूले, मुझे स्वान्स को देखना है, 59 स्वान्स है, मैं अकेला हूँ। इन्होंने भी प्यार मोहब्बत की बातें की। फिर कुछ लोग आए जिन्होंने बोला कि ये वॉर्स क्यों हो रहे हैं, जिन्हें वॉर्स से प्रॉब्लम थी, और बाई चांस तब तक यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक पहुंच जाता है। अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है। 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइमिंग है, यह है वर्ल्ड वॉर 2 टाइमिंग्स।
यहां पे हमारा राइटर आता है W.H. ऑर्डन। इनकी बहुत फेमस पोइट्री है सितंबर 1 1939। फेमस पोइट्री है सितंबर 1 1939। ये कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1-2 के बारे में, पूरी पोइट्री बात करती है। व्हेन आई एम सिटिंग अमंग द डाइव्स 50 सेकंड डाइव्स कंफ्यूज, आई एम पैनिक्ड, क्लेवर होप्स ऑफ फ्यूचर एक्सपायर्ड टुडे। ये सारी लाइन्स पेपर में आई हैं। ये भी पेपर में आया है कि इनकी जो ओपनिंग लाइन है उसमें एक वर्ड है डाइव, उसका मतलब क्या होता है, ये भी पेपर में आ चुका है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आके बात करी वर्ल्ड वॉर रिलेटेड इश्यूज की। तब तक नए डेवलपमेंट शुरू होने लगे थे, रेडियो ड्रामा आ गया। तो डायलन थॉमस आया, डायलन थॉमस ने रेडियो ड्रामा लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, इन सबके नए पर्सपेक्टिव थे, इनको नियो रोमांटिक्स कहते हैं। ये राइटर्स नियो रोमांटिक्स बोले जाते हैं। तो डायलन थॉमस, W.H. ऑर्डन, ईट्स, या फिर G.B. शॉ, गर्ल्सवर्दी, एलियट, जेम्स जॉयस, लॉरेंस, ये सारे जितने मॉडर्न राइटर्स हैं, हेनरी जेम्स, इन्होंने कैरेक्टर स्टडी की। इन्होंने कैरेक्टर्स को डेवलप किया फ्रॉम द करंट डे सिनेरियो। उन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो सेम विक्टोरियंस या एलिजाबेथन्स नहीं है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, अपार्टमेंट कल्चर डेवलप होने लगा है, आइसोलेशन ज़्यादा आ रहा है। आज आप एक चीज़ देखो, राइज ऑफ मोबाइल फोन्स, राइज ऑफ एंड्रॉइड थिंग्स एंड ऑल, ये आपको आइसोलेट कर रहे हैं। सेम आइसोलेशन ये मॉडर्न एज में आ गया था, जो कि पोस्ट मॉडर्न में बहुत ज़्यादा हो गया। आइसोलेशन, इसमें हमारे कैरेक्टर्स मोस्टली अकेले रह रहे हैं, दुनिया छोड़ के जाना चाहते हैं, सबसे अलग रहना चाहते हैं। रुडयार्ड किपलिंग की फेमस बुक केम, जिसका हीरो है किम्बरले ओहारा। किम्बरले ओहारा एक साधु के साथ सेक्रेड रिवर की तलाश में जाना चाहता है। वो कहता है मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे। साधु कहता नहीं, तुम तो यही रहो, यू आर अ साहिब। ही से नो, आई एम नॉट साहिब, आई एम दाई चेला, मुझे आपके साथ जाना है। तो ये जो मॉडर्न्स का कॉन्सेप्ट है, जहां पे दे वर फॉलोइंग दिस रूल, मेक इट न्यू। ये आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो 1901 के बाद जितने भी चेंजेस थे, उन चेंजेस को लिटरेचर ने किस तरह से अडॉप्ट किया है, किस तरह से उन्होंने शो किया है। जैसे D.H. लॉरेंस में उन्होंने एक सेक्सुअल अट्रैक्शन, बट ये पैसिव है, एक्टिव नहीं है, पैसिव सेक्सुअल अट्रैक्शन एक सन और एक मदर के बीच में दिखाया। पॉल मॉरल और जो उनकी मदर थी गर्ट्रूड मॉरल, तो उनके बीच में जो एक रिलेशन दिखाया गया, मिसेस मॉरल बोलते हैं उनको। तो इस तरह के अट्रैक्शंस फैमिली में पहले किसी ने नहीं पढ़े थे। फिर जो इडिपस कॉम्प्लेक्स स्टाइल है वो यहाँ यूज हुई है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यूज हुआ है, साथ में मल्टीपल जगह पे पोस्ट मॉडर्न स्टाइल यूज होती है, जो कि कहते हैं मल्टीपल नैरेटिव्स। मॉडर्न राइटिंग्स में भी ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने मल्टीपल नैरेटिव, शिफ्टिंग नैरेटिव यूज किया हुआ है। जैसे विलियम फॉकनर को हम पढ़ते हैं साउंड एंड द फ्यूरी के लिए, तो वो भी मॉडर्न्स के अंदर काउंट होता है, दो ही इज एन अमेरिकन राइटर। इसी तरह हमारे पास कई ऐसे राइटर्स हैं जो फ्लैशबैक्स में लिख रहे हैं, तो फ्लैशबैक्स में लिखने वाले राइटर्स भी ये मॉडर्न टेक्निक बन गई। तो मल्टीपल चीज़ें एक साथ यूज करके, जिसमें अगर आप रेफरेंस लो, बड़े रेफरेंस आपके वर्ल्ड वॉर 2, फिर आपका 1930s ग्रेट डिप्रेशन, ये आती है बड़ी चीज़ें। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1930s ग्रेट डिप्रेशन, इसके अराउंड डेवलप होता है पूरा मॉडर्न लिटरेचर। हालांकि ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे पता है इसमें बहुत जाना है। एक चीज़ और बात आप ध्यान रखना, अगर आप सिर्फ बेसिक राइटर्स पढ़ रहे हैं, T.S. एलियट, W. Yeats एंड ऑल, प्लीज रिमेंबर मॉडर्न्स में पोइट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, मॉडर्न में पोइट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो W.B. Yeats, वेस्टलैंड्स के लिए T.S. एलियट, ऑर्डन, डायलन थॉमस, लुइस मैकनी, स्टीफन स्पेंडर, C.D. लेविस, इनको जरूर पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। साथ में जितने स्टूडेंट्स को मेरा पढ़ाने का टेक्निक ठीक लगता है, ये मेरा नया नंबर है, मेरा पुराना नंबर बंद हो गया है, आप इस पे नए बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन के लिए फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। दिस इज माय न्यू नंबर, प्लीज मेरे ओल्ड नंबर पे आप मैसेज मत कीजिए, वो बंद है, तो उस पर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। 8595738519 ये मेरा नया नंबर है। फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, एडमिशन्स चल रहे हैं। अगर आपको इस तरह ऑनलाइन क्लासेज में डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है मेरे साथ, तो आपको उसकी सैम्पल क्लासेस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप TGT, PGT, KV, DSSB के स्टूडेंट हैं, लेकिन ओवरऑल लिटरेचर ढंग से पढ़ना है, क्योंकि आप मैच्योर हैं, तो क्यों ना एक ढंग से पढ़ा जाए, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इतना नॉलेज मिल जाएगा। कोई PGT, DSSB में आपके कंपटीशन में नहीं बैठेगा जो इस क्लास में पढ़ेगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस 10 बार नेट होने का, 2 बार JRF होने का, तो लिटरेचर को मैंने किस लेवल पे जाके पढ़ा हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम कैसे पढ़ाते थे, हमारी सोर्स बुक्स क्या होती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या लेवल है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा आपकी क्लासेस के अंदर।
लास्ट बैच हमने इंडिया टॉपर दी थी, इस बार भी हम कोशिश करेंगे हम फिर से एक टॉपर दें। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, लेट मत होइएगा। अभी ज्वाइन करने पे आपको क्रैश कोर्स फ्री मिल जाएगा। क्रैश कोर्स में जो PYQ सॉल्यूशंस हैं, क्रैश कोर्स में जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है टफ, वो अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लग जाएंगे। तो जब आपकी फ्रेश क्लास स्टार्ट होगी उससे पहले क्रैश कोर्स में आपको ऐड कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्रैश कोर्स मिलेगा। बट अभी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि जितना जब आप ज्वाइन करेंगे, जितनी क्लासेस होंगी क्रैश कोर्स की वही मिल पाएंगी। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर के साथ। बहुत जल्दी एक लेक्चर में आपको लेके आऊँगा लिटरेरी थ्योरी के ऊपर और एक क्रिटिसिज्म के ऊपर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। होप यू लाइक माई फ्रेंडली मैथड ऑफ टीचिंग। हिंदी का लेक्चर है, कैसा लगा है मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।